हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लब लर्न टू लीड। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं, तो अक्टूबर महीने का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है इंडेक्स। तो अभी हमारा टारगेट है कि 24 नवंबर को जो आपका एग्जाम हो रहा है उसको हम फोकस कर सकें। तो उस एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इंडेक्स। जो भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं अक्टूबर महीने में वो हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है, एज पर दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इंडेक्स पब्लिश किया गया है, और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये सितंबर के महीने में लास्ट में लॉन्च किया गया था। इसमें इंडिया का रैंक कितना है और कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया, मतलब वो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये 12वीं बार लगातार हुआ है कि वो कंट्री पहले रैंक पे आ रही है। तो सबसे पहले याद रखना है कि इंडिया का रैंक जो है वो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th है, 40th रैंक है इंडिया का। और टॉप कंट्री कौन सी है इनोवेशन में? वो है स्विट्जरलैंड। तो इसका मतलब आंसर यहां से क्लियर है, क्या होगा? सेकंड होगा। तो इसमें 2-3 चीजें याद रखने वाली है। एक तो ये इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। सेकंड, इसको किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पब्लिश किया गया है। इंडिया का रैंक कौन सा है? 40th रैंक है। और इसके बाद चौथा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि कौन सी कंट्री इसमें टॉप करती है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद दूसरा स्थान जो है वो किसका आता है? दूसरा स्थान इसमें आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तीसरा स्थान जो है वो स्वीडन का। पहले 2 याद रख लें, अदरवाइज आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 40th रैंक है, क्योंकि इंडिया का अगर 7 साल पहले देखोगे, मतलब 2015 में, तो इंडिया का रैंक जो 81st था। मतलब कह सकते हो कि हम 41 रैंक जो है वो आगे आ चुके हैं 7 सालों के अंदर। तो इंडिया जो है वो एक अच्छी इनोवेटिव इकोनॉमी जो है वो बनती जा रही है।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया टॉप 40 में आया, टॉप 40 में। एक कंट्री और है, तुर्की है, मतलब टर्की की बात कर रहे हैं, तो टर्की का स्थान 37 है और वो भी पहली बार हुआ है कि टॉप 40 में आया है। तो ये दो कंट्रीज जो है वो पहली बार हुआ है कि टॉप 40 में आया है, क्योंकि पिछले साल भी इंडिया का रैंक 46 था अगर 2021 में देखें तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से पॉइंट सही हैं अगर हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखें जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई है 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, जो कि रिलीज की गई है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से अक्टूबर 2022 में। तो एक बार ये डाटा पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट जो है इसमें से सही हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मेल्स का है और फीमेल्स का है वो बराबर है, मेल्स का भी 28 है, फीमेल्स का भी 28 है इंडिया के अंदर, और वो इक्वल हुआ है 2020 में। और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेल और फीमेल का इक्वल हो। मतलब अगर आप सिर्फ उत्तराखंड को छोड़ दो, क्योंकि उत्तराखंड का ये 2011 में ही इक्वल हो गया था, बाकी स्टेट्स में आईएमआर जो है वो फीमेल बेबीज का क्या होता था, ज्यादा होता था अगर मेल बेबी के अकॉर्डिंग हम बात करें। क्यों ऐसा है? क्योंकि लड़कियों को जो है वो कोक के अंदर ही जो है वो मार दिया जाता था, बहुत फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा था, जिसके कारण अब इसके ऊपर रोक लगी है और ये इक्वल हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये है कि 1000 लड़कों के पीछे, या आप ये कह सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर कि कितने बच्चे जो है वो बेसिकली मर रहे हैं 1000 बच्चों के पीछे। तो 1000 के पीछे जो है वो 28 मेल की डेथ हो रही है, मतलब एक साल के अंदर अंदर। और ऐसे ही फीमेल्स की भी देखें, 1000 फीमेल्स के अंदर 28 फीमेल्स की डेथ हो रही है एक साल के अंदर अंदर। तो मतलब बहुत ही अच्छा है कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम नेशनल लेवल देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, 9 पॉइंट डिक्रीज हो गया है। मतलब 37 था 2015 में, और अगर आप देखोगे ये 2 पॉइंट डिक्रीज हुआ है, मतलब 30 था 2019 में, और अब 28 हो गया है 2020 में। मतलब कह सकते हो कि 2015 से 2020 की तुलना में टोटल डिफरेंस जो है वो 9 पॉइंट्स का है, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे टोटल 2 पॉइंट्स का है। तो अगर ये आईएमआर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा हो रहा है। पहले 1000 के पीछे 37 बच्चे मर रहे थे, लेकिन अब 1000 के पीछे 28 बच्चों की डेथ हो रही है किसी न किसी कारणवश एक साल के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 43 बच्चे की डेथ हो रही है 1000 के पीछे, और केरला का लोएस्ट है, सिर्फ 6 बच्चों की डेथ हो रही है। उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ABC, 4 जो है वो इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को स्टार्ट किया, इस रिपोर्ट को लॉन्च किया? 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिली, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तीसरा युवा। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 2 and 3। तो सबसे पहले आपने यही पॉइंट याद रखना है कि एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जो है वो बेसिकली किसने जो है वो लॉन्च की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि किस तरह से इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है डिजिटल एजुकेशन के अंदर, और किस तरह से इंडिया जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है अपने इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा डिजिटल करने में। मतलब स्कूल टू वर्क सिस्टम को चेंज करने में, या आप कह सकते हो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन करने में बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया पीछे है। मतलब इंडिया एफर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन इंडिया का स्किल सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि कोविड के कारण उन्होंने देखा कि बच्चों के स्कूल छूट गए, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कि हम घर से ही उसको पढ़ा सकें। तो हमने कई सॉफ्टवेयर्स को फिर इंस्टॉल किया, कई सॉफ्टवेयर्स परचेज किया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह से इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आएंगी या आ सकती हैं, तो वो चीजें जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। और ये भी बताया गया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है जो गैप को कम कर सकती है एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, तो उस गैप को कम किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो याद रखना है, एक तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ हो गया हमारे पास, और एक जो है वो जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, जिसको युवा भी कहा जाता है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इस एजुकेशन रिपोर्ट को रिलीज करती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 4th एडिशन जो है वो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया गया। मतलब इसमें इनइक्वालिटीज कितनी कम की हैं उस कंट्री ने, उसके बारे में बताया जाता है। ये 4था एडिशन है, ये याद रखना है। इंडिया का रैंक जो है वो इसमें कौन सा है? तो इंडिया का रैंक जो है वो इसमें बहुत ही पीछे है, 123rd रैंक है इंडिया का,
और कौन सी कंट्री इसमें टॉप करती है? नॉर्वे इसमें टॉप करता है। तो आंसर यहां से क्लियर है, क्या होगा? सेकंड होगा। तो ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जो कि इंडिया 6 स्थान जो है वो नीचे खिसक गया है। मतलब इंडिया का अब रैंक जो है वो 123rd है। कितनी कंट्रीज में से? 161 कंट्रीज में से। मतलब इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में और बढ़ी है, ना कि कम हुई है, क्योंकि 6 स्थान जो है वो नीचे खिसक गया है इंडिया। और इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडेक्स को रिलीज किया है? इसको DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। तो पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे जर्मनी है, इसके अंदर जर्मनी है, तीसरे स्थान पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं, पहला स्थान याद रखें, और इंडिया का रैंक जो है वो 123rd है। लेकिन इंडिया उन कंट्रीज में से आता है जिसकी हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। मतलब हम हेल्थ के ऊपर जो है वो जितना पहले खर्चा कर रहे थे और भी अब हम कम कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ये आप कह सकते हो कि गलत बात है कि हेल्थ के ऊपर अगर सरकार नहीं खर्च करेगी, क्योंकि 2 ही इंडिकेटर्स हैं। अगर आपने एक अच्छा नागरिक बनना है और एक अच्छा स्वस्थ नागरिक बनना है, एक तो हेल्थ के ऊपर खर्चा करें, एक उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करें, तो देश अपने आप ही क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक जो है वो क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें याद रखने वाली है। एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये, दूसरा इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इस इंडेक्स को 2 ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी हमारे पास कौन सी है? वेल्थ हंगर हेल्थ। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसको रिलीज करती हैं, ताकि देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हंगर के ऊपर कंट्रीज काम कर रही हैं, और हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो हंगर को खत्म करना है। और इसमें इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है? तीसरा पॉइंट होगा जो याद रखना है। इंडिया का स्थान 107 है, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इंडिया का स्थान 107 हो गया। कितनी कंट्रीज में से? 121 कंट्रीज में, मतलब बहुत ही नीचे वाला स्थान है इंडिया का। तो हंगर लेवल इंडिया में बढ़ रहा है। चौथा, इंडिया का जो 107वां स्थान है, इसको स्पेशली कहा गया है सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। और इंडिया का स्थान जो है वो लगातार जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का मतलब है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे इंडिया का स्थान जो है वो 2021 में, क्योंकि ये 2022 का है, 2021 में हम कौन से स्थान पे थे? 101 नंबर पे, और 2020 में हम जो है वो 94th नंबर पे थे। तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो पीछे की तरफ जो है वो जा रहा है। तो मतलब हंगर की समस्या को हमें किसी न किसी तरह से दूर करना होगा। इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स को या एरियाज को, जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ ऑफ सहारा एरिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, ये वो रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा हंगर प्रिवेल कर रहा है। सबसे ज्यादा हंगर है इन पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसमें जो है वो बच्चों की हाइट भी जो है वो कम होती है, बच्चों को खाना भी नहीं मिल रहा, इवन कई बच्चे जो भूख के कारण मर जाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और इस बार ये 15th एडिशन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया। उसके अकॉर्डिंग कितने लोग इंडिया के अंदर जो है वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं पिछले 15 सालों के अंदर? अगर 2005-6 से लेकर 2019-21 तक देखें, तो इन 15 सालों के अंदर कितने लोग जो है वो गरीबी से निकल चुके हैं इंडिया में? तो लगभग 415 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें से निकल चुके हैं। तो इसका मतलब ये ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसको नाम दिया गया अनपैकिंग डेप्रीवेशन पैकेजेस टू रिड्यूस मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। तो 415 मिलियन, ये आपने याद रखना, और ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक चेंज है। और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी की तरफ से और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से। साथ में UNDP ने इसमें सहयोग दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 का अगर पॉपुलेशन डाटा हम देखें, क्योंकि अभी सेंसस तो है नहीं, 2020 का अगर पॉपुलेशन डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट पुअर सेक्शन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो इंडिया का है, क्योंकि 228 मिलियन के आसपास लोग अभी भी गरीब हैं इसके अंदर। मतलब लगभग 22 करोड़ लोग जो है वो अभी भी गरीब हैं। और नाइजीरिया में लगभग 9 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, मतलब 96 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो गरीब हैं। और दूसरा स्थान जो है वो नाइजीरिया का है, पहला स्थान जो है वो इंडिया का है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 को ध्यान से देखें तो इंडिया का रैंक कौन सा है 44 कंट्रीज में, और कौन सी कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया है?
मतलब ये है पेंशन, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, मतलब कितना हम अपने जो एज्ड लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको पेंशन मिलती है, कितने लोग जो हैं वो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको पेंशन मिल रही है। तो ये सारा चीजें आंक के जो इंडिया का रैंक हमारे पास सामने आता है वो आता है 41st, बहुत ही पीछे है क्योंकि ये 44 कंट्रीज में से ही आंका जाता है। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, 41st एंड आइसलैंड। तो ये इंडेक्स जो है वो CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और अगर आप देखोगे इंडिया का स्थान पिछली बार जो 40th था 43 कंट्रीज में से 2021 के अंदर। तो वही है कि एक कंट्री रैंकिंग के अंदर बढ़ गई है, तो इधर से भी एक रैंक जो है वो इंडिया का बढ़ गया है। तो इंडेक्स को जो है वो कई इंस्टीट्यूट्स ने पब्लिश किया, जैसे कि एक मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज है, एक मर्सर इंस्टीट्यूट है, US बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास CFA इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन है इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की। तो इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है, दूसरा स्थान नीदरलैंड्स का है, तीसरा स्थान जो है वो इसमें डेनमार्क का है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं? अगर ओकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स देखें, जो इंटरनेट की स्पीड है, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे ब्रॉडबैंड पे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ बातें जो है वो कही हैं, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिया का रैंक ग्लोबल लेवल पे मीडियन मोबाइल डाउनलोड स्पीड के अंदर, मोबाइल डाउनलोड स्पीड के अंदर 117 था पहले, अब 118 हो गया, मतलब एक स्थान इंडिया नीचे आ गया सितंबर 2022 में, अगर अगस्त से कंपेयर करें। क्योंकि इंडिया की जो मोबाइल डाउनलोड स्पीड है वो लगभग जो है वो 13.87 Mbps है, 13.87 Mbps है। लेकिन शंघाई चाइना इसमें टॉप करता है क्योंकि उनकी मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड ऑन एन एवरेज जो है वो 158.63 Mbps है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है। इंडिया का रैंक यहां भी एक स्थान कम हो गया, पहले 78 था 79 हो गया है। अगर हम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड का डाटा देखें उसमें कितनी स्पीड जो है वो आ रही है सितंबर 2022 का अगर अगस्त के साथ कंपेयर करें तो अगस्त में रैंक 78 था, सितंबर में 79 है। जबकि बीजिंग इसमें टॉप करता है क्योंकि इंडिया की जो ब्रॉडबैंड स्पीड है वो लगभग 48.29 Mbps है, लेकिन यहाँ पे बीजिंग शहर जो चाइना का है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा आंकी गई है, उसकी स्पीड जो आंकी गई है यहाँ पे वो आंकी गई 238.86 Mbps। तो ये भी आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है इस कंट्रीज के अंदर। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। जर्मनी जो है वो टॉप स्पॉट लेता है ओवरऑल मीडियन मोबाइल स्पीड्स के अंदर, तो सिर्फ डाउनलोडिंग नहीं, ओवरऑल मोबाइल स्पीड के अंदर, चाहे वो डाउनलोडिंग है अपलोडिंग है, सब डाटा को मिला के, तो उसमें जर्मनी टॉप करता है, बिल्कुल गलत है। इसमें कौन सी कंट्री टॉप करती है? नॉर्वे टॉप करता है, तो ये बात जो है वो गलत हो जाती है। तो चाइना डोमिनेट जरूर करता है पूरे इंडेक्स के अंदर, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, लेकिन नॉर्वे ने ओवरऑल मोबाइल स्पीड्स के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रैंक हासिल किया है। तो इसका मतलब इन्होंने करेक्ट पूछा था, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओनली A एंड B होगा, तो सेकंड इसका आंसर होगा। तो अपने याद रखने हैं जितने भी हमने अभी तक के क्वेश्चन किए हैं सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।